मेरे देवर रजनीश ने एक दोपहर मुझे अपनी दुकान से कुछ कपड़े लाकर दिए जो थैली में पूरी तरह से छुपे हुए थे। उसे कागज में इस तरह लपेटा गया था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रजनीश दोपहर के खाने के लिए घर लौटकर आता था। मैंने हैरत से उससे पूछा कि यह क्या है, इतना छुपाकर क्यों लाए हो। मेरी बात सुनकर रजनीश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगा, भाभी मैं आपके लिए यह खास कपड़े लाया हूँ ताकि आप रात को यह कपड़े पहनकर मेरे भाई के पास जाए। यह मेरी दुकान के सबसे महंगे और कीमती कपड़े हैं। रजनीश की बात पर मैं कुछ चौंक गई क्योंकि उसकी तो अंडरगारमेंट्स की दुकान थी, फिर वह मेरे लिए क्या ले आया। मुझे कुछ शर्म का एहसास भी हुआ और कुछ हैरत भी। रजनीश मुझे भला क्या ला कर दे सकता था। मेरे चेहरे के हाव भाव देखते हुए रजनीश कहने लगा कि भाभी कल रात आपके और भाई के झगड़े की आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। मैं जानता हूँ कि भाई आपसे नाराज हैं, इसलिए मैं अपनी दुकान से यह खास कपड़े आपके लिए लाया हूँ। आप इन्हें पहनकर भाई को खुश कर दे। रजनीश तो कपड़े मुझे पकड़ाकर चला गया, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूँ। साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा शर्म का एहसास भी हो रहा था। और फिर जैसे ही कमरे में जाकर मैंने वह शॉपर खोला तो मेरी आंखें हैरत में फैल गई। उसमें जो कपड़े मौजूद थे वह एक देवर कम से कम अपनी भाभी को तोहफे में नहीं दे सकता था। रजनीश मेरे लिए यह कैसे लाया था? शायद रजनीश ने मेरी और राजन की लड़ाई की वजह से यह कदम उठाया था। मैंने सोचा कि यह कपड़े पहनने में क्या हर्ज है। वैसे भी रजनीश ने मुझे यह कपड़े मेरे पति के लिए लाकर दिया है। पति पत्नी में कैसा पर्दा। और फिर मैं रजनीश की कोई बात नहीं टाल सकती थी क्योंकि यह राजन का हुक्म था कि मैं उसके छोटे भाई की हर बात मानूं और उसे किसी भी शिकायत का मौका ना दूं। रात को जब राजन घर लौटे तो मैंने उन्हें खुश करने के लिए वही छोटे से कपड़े पहन लिए जो रजनीश ने मुझे अपनी दुकान से लाकर दिए थे। राजन मुझसे बेहद नाराज थे, लेकिन मुझे अपने सामने इस तरह देखकर उनका चेहरा खिल उठा। राजन ने खुशी से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगे, मधु यह इतने खूबसूरत कपड़े तुम्हें किसने लाकर दिए हैं? इसमें तो तुम अप्सरा लग रही हो। राजन के सवाल पर मेरी जान निकल गई। मैं उन्हें किस मुंह से बताती कि मुझे यह कपड़े किसी और ने नहीं बल्कि उनके भाई ने लाकर दिए हैं। रजनीश की नीयत भले ही कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उसका मुझे यह कपड़े लाकर देना बिल्कुल भी सही नहीं था। कम से कम यह बात मैं अपने पति को तो किसी भी हाल में नहीं बता सकती थी, वरना पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचते। इसलिए मैंने राजन की बात का जवाब देने की बजाय उन पर अपनी मोहब्बत निछावर करना शुरू कर दिया। मैं किसी भी तरह राजन की मानना चाहती थी क्योंकि उनकी नाराजगी मुझे बर्दाश्त ना थी। मेरे जज्बात के आगे वह खुद ही अपने सारे सवालों को भूल गए। उन्हें तो यह भी याद न रहा कि वह 2 दिन से मुझसे किस कदर नाराज थे और मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मैं दिल ही दिल में रजनीश को शुक्रिया कह रही थी, वरना राजन जब भी मुझसे नाराज होते तो एक हफ्ते तक बात ना करते। लेकिन आज तो पहली रात उनका मूड बेहतर हो गया था और वह मुझे अपने सामने इस रूप में देखकर सारी नाराजगी भूल गए थे। अगले दिन राजन हमेशा की तरह सुबह ही घर से निकल गए और रजनीश बाद में सोकर उठा क्योंकि उसकी अंडरगारमेंट्स की दुकान थी जो सुबह 12 बजे के करीब खुलती थी। वह 11 बजे तक घर में ही होता था। मैं उसके लिए नाश्ता बना रही थी। वह पीछे से बावर्ची खाने में चला आया और कहने लगा, भाभी रात आपके कमरे से किसी झगड़े की आवाज़ नहीं आई, लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं उसकी इस बात पर झेप खा गई और कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई का मिजाज ठीक हो गया है। रजनीश कहने लगा, भाभी आप मुझे भाई का पसंदीदा रंग बता दें, मैं आपको उसी रंग के खास कपड़े लाकर दूंगा। फिर देखिएगा भाई कैसे आपकी मोहब्बत में दीवाने हो जाएंगे। रजनीश की बात पर मेरा चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। मैंने रजनीश से कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई अब ठीक हो गया है। रजनीश अचानक मेरे करीब हुआ और आहिस्ता से कहने लगा, भाभी आपकी नई नई शादी है, कुछ ही तो महीने हुए हैं, भाई को अच्छी तरह काबू में कर लीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं कोई और भाई की जिंदगी में आ जाए। वैसे भी भाई की पर्सनालिटी और पैसा किसी भी लड़की को उनकी तरफ खींच सकता है। रजनीश की बात सुनकर मैं डर गई क्योंकि वह तो 100% ठीक बात कह रहा था। मैंने भी तो राजन की शक्ल और पैसा देखकर ही उससे शादी की थी। मुझे सोचों में डूबा देखकर रजनीश कहने लगा, आप फिक्र ना करें, मैं आपको एक से बढ़कर एक खास कपड़े लाकर दिया करूँगा। आप बस
पहन लीजिएगा और फिर देखिएगा, औरत पति को काबू में रखने के लिए यही तो करती है। मेरी दुकान पर रोज ही ऐसी कोई ना कोई औरत आती है जो अपने पति की खुशी के लिए ऐसे कपड़े खरीदती है। मेरा काम है ऐसे कपड़े बेचना, इसलिए आपको मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। दुकान पर आने वाली औरतें भी मुझे अपनी पसंद और मर्जी बताकर ही कपड़े खरीदती हैं। रजनीश की बात सुनकर मैं राजी हो गई, क्योंकि मैं भी राजन को सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ ही खींचकर रखना चाहती थी। बहुत ही मुश्किल से तो मैंने राजन से शादी की थी, वरना मेरे लिए तो चपरासी और चौकीदार जैसे लड़कों के ही रिश्ते आया करते थे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि रजनीश की बात मानकर मैं अपनी बर्बादी को दावत दे रही हूँ। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरा देवर मुझे यहाँ खास कपड़े पहनाकर रात को मेरे साथ क्या करता था। मेरा नाम लीला है। मैं हमेशा से ही बहुत फैशनेबल और अपनी नुमाइश करने वाली लड़की थी। मुझे अपनी खूबसूरती पर नाज था और मुझे लगता था कि मैं अपने तन और अपने हुस्न की नुमाइश करके किसी भी मर्द का दिल मोह सकती हूँ। मैं चरित्रहीन नहीं थी, बस गरीबी से तंग थी, और इसी बात ने मुझे थोड़ा सा बेशर्म बना दिया था। और फिर मेरी मुलाकात राजन से हुई। राजन के पास एक बड़ी सी गाड़ी थी और वह इसी गाड़ी में अक्सर हमारे मोहल्ले में आया करता था। यह तो मैं नहीं जानती कि वह यहाँ क्यों आता था, लेकिन मेरी नज़र उसकी बड़ी सी गाड़ी पर जम गई थी। राजन के ठाट बाट देखकर ही अंदाजा हो जाता कि वह एक रईस जाता है, और मैं ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में थी जिससे शादी करके मेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। मैंने अपनी खूबसूरती को अपने फैशन से और ज़्यादा जाहिर किया और तंग कपड़े पहनकर राजन के रास्ते से गुजरने लगी। मुझे यकीन था कि राजन की निगाहें मुझ पर जरूर ठहरेगी, और ऐसा ही हुआ। मेरा लंबा कद, लंबे खुले बाल और ढालदार शरीर राजन को पिघला गया, और उसे मेरे करीब होने में ज़्यादा वक्त ना लगा। मैं अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रही थी, और इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। राजन और मेरा मिलना जुलना बड़ा तो वह मुझे एक से एक जगह ले जाने लगा। कभी शॉपिंग कराता तो कभी घुमाने ले जाता। मेरी माँ को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि मैं राजन के साथ अपने संबंध बढ़ा रही हूँ, लेकिन उन्हें इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि हम जैसे लोगों की यह ख्वाहिश होती है कि बेटियां अच्छे और अमीर घरों में विदा हो जाए। 2-3 महीनों की मुलाकात के बाद राजन ने मुझसे तन्हाई में वक्त गुजारने की बात की, तो मैंने उससे सीधा शादी की बात की। मैं फैशनेबल जरूर थी, मगर चरित्रहीन नहीं थी। मेरी बात सुनकर पहले तो राजन गड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसने हामी भर ली और रिश्ता भेज दिया। राजन का छोटा भाई रजनीश रिश्ता लेकर आया था, क्योंकि राजन का इस दुनिया में छोटे भाई के सिवा और कोई नहीं था। मगर शादी के लिए रजनीश ने कुछ अजीबोगरीब शर्त रखी थी। रजनीश का कहना था कि वह लोग शादी बिल्कुल सादगी और खामोशी से करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पैसे की वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन हैं और किसी को भी उनकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। मेरी माँ को क्या मसला हो सकता था? हमारे पास खुद भी शादी के लिए पैसे नहीं थे। माँ ने भी मुझे खाली हाथी विदा कर दिया। मैं शादी होकर एक बहुत बड़े से घर में आ गई थी। यह शहर का एक खुला इलाका था, लेकिन मेरी शादी ऐसे हुई थी कि शायद पड़ोस वालों को भी खबर ना हुई हो। हैरत की बात यह थी कि इतने बड़े घर में नौकर चाकर भी नहीं थे, बल्कि राजन और रजनीश घर का सारा काम खुद ही किया करते थे। शादी के बाद मैंने सारा घर संभाल लिया। यहाँ आकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ना ही खाने पीने की कोई कमी थी और ना ही कोई रोकने टोकने वाला था। मेरे घर में तो माँ मुझे ज़्यादा फैशन भी नहीं करने देती थी, और मेरे सजने संवरने पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मगर यहाँ ना ही राजन ने मुझे मना किया था और ना ही मेरे देवर रजनीश को मेरी किसी बात से कोई मसला था, बल्कि वह तो मुझसे बहुत खुश था और कहता कि मेरे आने से घर में रौनक आ गई है। लेकिन जैसे जैसे शादी को दिन गुजर रहे थे, मेरे और राजन के बीच दूरियां बढ़ रही थी। राजन छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाया करते और हफ्तों तक मेरे करीब ना आते, ना ही मुझसे बात करते। कभी कभी तो मुझे वजह भी समझ नहीं आती थी कि वह मुझसे क्यों नाराज होते हैं। मुझे राजन से मोहब्बत हो गई थी और उनकी नाराजगी मुझे बर्दाश्त ना थी। फिर यह डर भी सताता था कि जिस तरह मैंने उनसे शादी की है, उसी तरह कोई और भी उनकी ज़िंदगी में आ सकती है। रजनीश भी उठते बैठते मुझे यही समझाता कि मुझे राजन को
अपने काबू में रखना चाहिए और इसको खुश करने के लिए नई तरीके अपनाने चाहिए। वह मुझे कहा करता कि रात होते ही अच्छी तरह तैयार हो जाया करे ताकि भाई आपसे खुश रहा करे। मैं रजनीश की बातों पर अमल करने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी राजन मुझसे खुश नहीं थे। रजनीश और राजन के बीच बहुत ज्यादा फर्क था। वह दोनों ना से उम्र में छोटे बड़े थे, बल्कि आदत, मिजाज और शक्ल से भी एक दूसरे से अलग थे। रजनीश हमेशा हंसता मुस्कुराता, नरमी से पेश आता और मेरा बहुत ख्याल रखता, जबकि राजन छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाया करता था। कभी कभी तो राजन सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता और रात गए लौटता। मैं सवाल करती तो जवाब देने के बजाय गुस्सा करना शुरू हो जाता। अब तो हर रात ही हम दोनों के बीच किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाया करता था। शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शादी को सालों गुजर गए हो। राजन का रवैया ना जाने क्यों इतना सख्त हो चुका था कि अब हमारे झगड़े की आवाज कमरे से बाहर जाने लगी थी और झगड़ने की वजह भी बिल्कुल ही मामूली सी बात होती। गुजरी रात भी मैं और राजन सिर्फ इस वजह से झगड़ रहे थे कि राजन सोना चाहते थे और मैं उनसे कुछ वक्त मांग रही थी। राजन के लिए मुझे वक्त देना तो बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं जैसे ही उनके करीब जाती वह झगड़ा शुरू कर देते और फिर मैं खुद ही पीछे हट जाती। ऐसे ही झगड़ों की आवाज़ सुनकर रजनीश को मुझ पर तरस आ गया था और वह मुझे हर दिन ही नए नए खास कपड़े लाकर देने लगा था। कभी कभी मुझे झिझक महसूस होती तो रजनीश मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता कि वह दुकानदार है और यह उसका काम है, इसलिए उसे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती। जब से मैंने यहाँ कपड़े पहने शुरू किए थे, राजन बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। उनका अंदाज बहुत ही अलग होता। वह खुद ही मेरे करीब चले आते। जिस तरह वह मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करते, मैं हैरान रह जाती, क्योंकि शादी की रात भी मैंने उन्हें इस तरह मोहब्बत करते नहीं देखा था। एक रात राजन मेरे लिए जूस लेकर आए और कहने लगे कि यह पी लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सेहत खराब हो। मैंने खुशी खुशी वह जूस पी लिया और उसके बाद मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मेरे जज्बात में एक अजीब सा बदलाव जाहिर हुआ और फिर मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। और जब होश आया तो मैं राजन के साथ ही बिस्तर पर मौजूद थी। फिर हर रात ही ऐसा होने लगा कि मैं रजनीश के दिए कपड़े पहनती और राजन मुझे जूस पिलाते। मैं अपने आप में ना रहती और ऐसे ही सुबह हो जाती। एक रात मैंने राजन का दिया हुआ जूस ना पिया और खामोशी से उसे बाहर फेंक दिया और उस रात मुझ पर एक ऐसा भयानक सच खुला कि मेरे होश उड़ गए। यह घर, कारोबार और पैसा सब कुछ रजनीश का था। राजन केवल रजनीश के कारोबार में काम करते थे और यह बात मुझ पर शादी के चंद दिनों बाद ही खुल गई थी। क्योंकि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मुझे इस बात पर कोई ऐतराज ना हुआ। हर गुजरते दिन के साथ मुझे पता चल रहा था कि रजनीश की हैसियत राजन से कहीं ज्यादा है, क्योंकि राजन उसके आगे हाथ बांधकर ऐसे खड़े होते जैसे उसके नौकर हो। और इसी वजह से राजन ने मुझे सख्ती से कहा था कि मैं कभी रजनीश के खिलाफ न जाऊं और उसकी हर बात मानूं, क्योंकि हम उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं। मैंने भी राजन की बात मान ली थी, क्योंकि पैसा रजनीश का था या राजन का, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रही थी। ऐसी ही जिंदगी मेरा ख्वाब थी जो मुझे मिल गई थी, मगर मैं भूल गई थी कि हर ख्वाब की एक कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है, और मुझे भी अपने इस ख्वाब की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। जिस रात मैंने वहाँ शरबत ना पिया, मेरी हालत में ज़्यादा बदलाव जाहिर ना हुआ और कुछ देर तो राजन मेरे साथ वक्त गुजारते रहे और उसके बाद कमरे का दरवाजा खुला और रजनीश कमरे में चला आया। मैंने जानबूझकर मधोसी का नाटक किया हुआ था, क्योंकि मैं राजन को नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। रजनीश के कमरे में आते ही राजन मुझे छोड़कर पीछे हटा और हाथ बांधकर रजनीश के सामने खड़ा हो गया। उसके बाद जो कुछ रजनीश ने कहा वह सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। कुछ ही लम्हों में राजन कमरे से निकल गया और रजनीश बिस्तर पर आकर मनमानी करने लगा। रजनीश का यह रूप मेरे लिए बहुत ही भयानक था और यह सब बर्दाश्त करना भी मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं फौरन ही उठ गई और उसे धक्का दे दिया। मुझे उठे देखकर पहले तो रजनीश हैरान हुआ और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा हुआ भाभी जी, आप खुद ही सारा सच जान गई हैं। अब हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और सारा काम बहुत अच्छी तरह होगा। मैंने हकलाते हुए रजनीश से पूछा कि कौन सा काम।
खौफ से मेरे सारे जिस्म में पसीना बह रहा था। रजनीश हंसते हुए कहने लगा कि इतने बड़े घर में इतनी सुहानी जिंदगी ऐसे ही तो नहीं मिल गई है। हर चीज़ की एक कीमत होती है और तुम्हें यह सब कुछ तुम्हारी खूबसूरती के बदले मिला है। रजनीश ने राजन से जो बात की थी उसके बाद इतना तो मैं जान ही गई थी कि रजनीश और राजन भाई नहीं है, बल्कि राजन रजनीश का नौकर है। वह रजनीश का ड्राइवर है और सारा दिन उसी के कामों से घर से बाहर रहता है। मेरे साथ भी वैसा ही बर्ताव करता है जैसा रजनीश चाहता है। लेकिन रजनीश जिस काम की बात कर रहा था वह मुझे अभी भी मालूम नहीं था। और फिर धीरे धीरे रजनीश ने मुझे बताना शुरू किया कि उसकी अंडरगारमेंट्स की भी एक दुकान है जिससे वह अच्छा खासा पैसा कमाता है। लेकिन उसका असल कारोबार कुछ और है। रजनीश खूबसूरत औरतों को खास तरह के कपड़े पहनाकर औरतों की तस्वीर और वीडियोस बहुत सारी वेबसाइट पर बेचता है और लाखों डॉलर कमाता है। राजन को उसने अपना नौकर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि राजन एक खूबसूरत और लंबा चौड़ा मर्द है और उसे देखकर लड़कियां बहुत आसानी से जाल में फंस जाती हैं। आज तक राजन और रजनीश ने मिलकर कई लड़कियों को फंसाया है और राजन हमेशा बिना शादी के ही उन लड़कियों की ऐसी गंदी तस्वीर और वीडियोस हासिल करता रहा है। लेकिन जब मैंने बगैर शादी के उसे तन्हाई में कोई मौका ना दिया तो मजबूरन उसने रजनीश को रिश्ता देकर घर भेज दिया। हमारे घर आने के बाद रजनीश यह बात अच्छी तरह जान गया कि हम बहुत गरीब लोग हैं और पैसे की खातिर ही मैं शादी कर रही हूँ, तो उसने शादी जैसे रिश्ते को भी अपने घिनौने कारोबार का हिस्सा बना लिया और मेरी और राजन की शादी करवा दी। शादी इतनी खामोशी से हुई थी कि किसी को भी खबर ना लगी थी। रजनीश चाहता था कि मैं खामोशी से उसके घर आ जाऊं और उसके बाद वह मेरी और राजन की वीडियोस बना ले। लेकिन शादी के बाद मेरी और राजन की रातों की जितनी भी वीडियोस उसे हासिल हुई वह ज़्यादा अच्छे दामों में ना बिक सकी क्योंकि मेरे कपड़े कुछ खास ना होते और ना ही मेरे जज्बात ऐसे होते जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसलिए रजनीश के कहने पर राजन ने बहाने बहाने से मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया और फिर रजनीश ने इसी बात को मुद्दा बनाकर मुझे खास कपड़े लाकर देने शुरू कर दिए जिस तरह की वेबसाइट पर डिमांड थी। मैं बेवकूफ यह समझती रही कि रजनीश मेरे और राजन के रिश्तों को जोड़ना चाहता है, लेकिन वह तो अपने ही कारोबार को बढ़ा रहा था। और फिर मुझे नशे की दवाइयाँ देकर रजनीश मेरी और राजन की हर रात की वीडियोस हासिल करके आगे बेचता रहा। लेकिन उसी बीच उसकी अपनी नीयत ही मुझ पर खराब हो गई और जिस रात उसका दिल चाहता वो मेरे कमरे में चला आता। मेरा पति राजन रजनीश का एक मोहरा था और यह शादी सिर्फ एक दिखावे के लिए की गई थी। मैं उनके हाथ लगी सोने की अंडे देने वाली वह मुर्गी थी जिससे वह सारी जिंदगी फायदा उठाना चाहते थे। मैं अपनी कम अक्ली और अज्ञानता की वजह से बहुत बड़ी चोट खा चुकी थी और इस बात का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ था। ना जाने अब तक वह लोग मेरी कितनी वीडियोस बेच चुके थे। रजनीश ने मुझे बताया था कि मेरी वीडियोस दूसरे देशों में बेची गई है और बहुत महंगे दामों में बिकी है। वह नीचता से कहने लगा कि अब जब तुम सच जान ही गई हो तो अपनी खुशी से हमारे काम में हिस्सेदार बन जाओ। हम तुम्हें पैसों में नहला देंगे और तुम ऐसे ही हर रात वीडियो बनवाती रहना। रजनीश की बात सुनकर मैंने उसके चेहरे पर थूक दिया। मैं गरीब जरूर थी और लालची भी, लेकिन इस तरह के काम के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं शादी करके अमीर होना चाहती थी, लेकिन अपना तन बेचकर पैसे नहीं कमा सकती थी। मेरी इस हरकत पर रजनीश को गुस्सा आ गया और वह मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा तो मैं भागने लगी। राजन को रजनीश ने किसी काम से बाहर भेजा हुआ था। उनके काले धंधे की वजह से घर में नौकर थे नहीं, इसलिए मुझे वहाँ से भाग निकलने में परेशानी ना हुई। मैं अंधाधुन भागती चली गई। मुझे कपड़े बदलने का भी वक्त ना मिला। मैं वही खास कपड़े पहने हुई थी। मेरी तन पर बस चादर लिपटी हुई थी जो मैंने भागते भागते बिस्तर से खींच ली थी। रात के अंधेरे में गिरते पड़ते मैं किस तरह अपने घर पहुंची मुझे कुछ होश नहीं था, लेकिन मैं अपनी माँ के कदमों में पहुंचकर बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरी माँ मेरी ऐसी हालत देखकर परेशान हो गई थी और फिर मैंने रोते रोते अपनी माँ को सारा सच बता दिया था। मेरी माँ ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि उसकी भी गलती है कि उसने बिना सोचे समझे एक अनजान मर्द से मेरी शादी कर दी। रजनीश और राजन मेरे पीछे मेरे घर तक नहीं आए थे क्योंकि मैं उन्हें अच्छे खासे पैसे कमाकर दे चुकी थी और अब शायद कोई और लड़की उनका अगला निशाना थी। हमारे पास ना ही पैसा था
और ना ही पीछे कोई ऐसी सपोर्ट जो हम दोनों का मुकदमा दर्ज करा दे और थाने के चक्कर काट दे। मेरी माँ ने मुझे खामोशी से 4 दीवारी में जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया और मैं अपनी माँ की बात मान गई, क्योंकि मैं जानती थी कि यहाँ इंसाफ लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन हर रात मैं एक दर्द में गुजरती हूँ कि मेरी वो वीडियोस ना जाने कहाँ किन लोगों के पास जा चुकी होगी और लोग किस तरह मुझे देख रहे होंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पहले दौर में ये पाप, ये जुर्म करना कितना मुश्किल था। लोगों को ये घिनौना काम करने के लिए तवाइफों के कोठे पर जाना पड़ता था, लेकिन अब तो मोबाइल और इंटरनेट के जरिए इंसान अपने ही घर में सारा काम कर सकता है। ये जुल्म सिर्फ शरीर का ही तो नहीं होता, बल्कि आंखों का भी होता है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।